नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, हम अपने इस चैनल पे फाउंडेशन सीरीज के तहत सबसे पहला टॉपिक जो था वो था हमारा राष्ट्रपति का, जिसमें हमने राष्ट्रपति के भाग 1 और भाग 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो लोग भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं वो हमारे YouTube चैनल पे जाके वो दोनों वीडियो को पहले देख लें, फिर जाकर के पार्ट 3 देखें, तब उनको जाकर के राष्ट्रपति से संबंधित जो भाग हैं और उन पर जो आधारित प्रश्न हैं वो उन्हें बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। तो साथियों, हमने आपको पार्ट 1 में यह बताया तो राष्ट्रपति के पद और उनके अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशन और उनसे तमाम संबंधित जो प्रश्न थे और अनुच्छेद थे उन्हें समझाया। भाग 2 में उनके कार्यकाल से संबंधित उनके ऊपर जो महाभियोग चलता है उनको कौन शपथ से संबंधित सारे प्रश्न और अनुच्छेद को बताया। साथियों, आज हम राष्ट्रपति के भाग 3 को बताने वाले हैं, जिसमें हम इनके शक्तियों को बताएंगे। तो बिना समय गवाए साथियों, हम राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 3 के ऊपर चलते हैं और आप हमारे चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, तो हम क्लास शुरू करने से पहले आप बोर्ड पे कुछ लिखा देख रहे हैं। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। हाँ साथियों, सभी के समय में, और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं या सभी लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो सभी का समय अच्छा नहीं होता है। और बेसिकली जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका तो समय और ज्यादा बेहतर नहीं होता है, क्योंकि और एज जो होता है उस समय में हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा होता है, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर अलग रहता है और इकोनॉमिकली जो प्रेशर होता है सो अलग होता है। तो साथियों, उसी पे ये लिखा गया है, बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है। बुरा समय क्या होती है? तो बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से हमें कामयाबी के हथियार मिलते हैं। अब वो हथियार यूज करना हमें है। बुरा वक्त तो चल रहा है लेकिन हमें कामयाबी के इस हथियार को ढूंढना है और मिल रहा है तो हमें इसे, मतलब ये नहीं जो हड़बड़ा के हमें कुछ गलत फैसला कर लेना है। तो बुरा समय क्या है? एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न में इनके शक्तियां हैं, तो इनके शक्तियों को दोस्तों हम पार्ट बाय पार्ट बांट के पढ़ेंगे। हम इनके शक्तियों को 5 प्रकार में बांटे हैं। फर्स्ट जो इनके शक्तियां हैं वो है प्रशासनिक शक्तियां। फर्स्ट जो शक्तियां तो क्या है? प्रशासनिक शक्ति। राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति है। भाग 3 में हम राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। उन शक्तियों को हमने 5 भागों में बांटा है और उन भागों को फर्स्ट जो है वो है प्रशासनिक शक्ति। तो दोस्तों, प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत फर्स्ट जो है वो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किनकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऐसा प्रश्न पूछता है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है भारत के महान्यायवादी कौमा राज्यों के
राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल एवं संघ के मंत्रिपरिषद, एवं संघ के मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। साथियों ये तीनों पोस्ट जो है भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल एवं संघ के मंत्रिपरिषद, इनकी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन ये तीनों पोस्ट जो है वो हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पोस्ट होते हैं। ये तीनों जो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पोस्ट होते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी कौन होते हैं, तो हमारे ऑप्शन महान्यायवादी होते हैं, राज्यपाल होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। इसे अगर हम हाईलाइट भी कर दे तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी, राज्यपाल और संघ के मंत्रिपरिषद या क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी होते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियां में और हमें क्या क्या करना होता है, तो प्रशासनिक शक्तियां जो है इनके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी, द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको 4 अधिकारी का ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन अधिकारी, 3 ऑप्शन सेम रहेगा और कहेगा क्या निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अब तो हमें आखिर याद तो रखना होगा ना, जो किस किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा किस किस अधिकारी की नियुक्ति होती है। तो फर्स्ट आते हैं हम वित्त आयोग। देखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट हमारे जो होते हैं वो उच्चतम, जिसे सुप्रीम, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं CJI, जिसे हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। पूरे इसके बाद और अधिकारी जो हैं उनके जैसे कि जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब हम नंबर 3 में आते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौमा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक जो यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी जो नियुक्ति होती है वो किनके द्वारा होती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति किनके द्वारा होती है, तो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। और ये किसमें
ये किसमें दर्शाया गया हमारे, तो प्रशासनिक शक्तियां के अंतर्गत ही हम अभी ये पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्य, निर्वाचन आयुक्त के जो और सदस्य होते हैं, सदस्य, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, यानी जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसके अलावा राज्य भाषा आयोग हो जाएंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा, उसके अतिरिक्त और अनुसूचित जाति आयोग हो जाएंगे, वित्त आयोग बता ही दिया हमने। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बहुत सारे डिटेल हमने लिखवा दिया है। इसके बाद साथियों प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत ही आती है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो सलाह जो दिया जाता है वो मानने के लिए बाध्य किया गया। वो बाध्य जो किया गया उसको 42वां संविधान संशोधन, इसमें तो भारत में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के थ्रू राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य कर दिया गया। कहा गया जो आपको हर हाल में जो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा कहा जाएगा आपको उसे मानना ही होगा। यह किसमें कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय 1976 जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और तत्कालीन राष्ट्रपति जो थी वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसी समय राजनीतिक कारणों से आपातकाल लगा था और संविधान संशोधन भी हुआ था। इस संविधान संशोधन जब 42वां संविधान संशोधन, यह काफी ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस 42वां संविधान संशोधन को साथियों मिनी संविधान के नाम से भी जाने जाना लगा। किसको कहता है? जब मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, हमारा आंसर निकलता है 42वां संविधान संशोधन। मिनी संविधान को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 42वां संविधान से संशोधन से जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, जो 42वें संविधान संशोधन में ही पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद जैसे दो शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो समाजवाद जो शब्द है वह संविधान के प्रस्तावना में किस वर्ष जोड़ा गया? तो वर्ष पूछेगा तो 1976 बताएंगे हम। किसके लिए? पंथ निरपेक्ष या समाजवाद कब जोड़ा गया? तो 1976 में
हमारे संविधान के प्रस्तावना में। पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मिनी संविधान कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। यह आगे समझ में। पूछ भी सकता है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, तो बता देंगे इंदिरा गांधी, या तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो बता सकते हैं क्या, फखरुद्दीन अली अहमद। और इसी संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य कितने हमारे याद है, 11 होते हैं मूल कर्तव्य हमारे। ठीक इसके बाद साथियों, जब ये संविधान मतलब संशोधन हुआ और उसके बाद पुनः जब आम चुनाव होता है, तो इंदिरा गांधी की सरकार आपातकाल लगने की वजह से और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन की वजह से उनकी सरकार गिर जाती है, और हमारे देश में प्रथम बार जो गैर कांग्रेसी सरकार होती है, जनता पार्टी की वो सरकार बनती है, जिसके नेता होते हैं या प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो 44वां संविधान संशोधन करते हैं। 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और 44वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1978 में होता है। 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है। और इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, जो वहां से एक अधिकार छीन लिया गया 42वां संविधान संशोधन में, जो आपको हर हाल में मंत्री परिषद की जो सलाह है वह मानना ही है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी को एक मतलब क्या दिया गया, रिलीफ दिया गया, जो आप इस संविधान संशोधन के तहत एक बार मंत्री परिषद को सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद में भेज सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति को 78 में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह को मंत्री परिषद के सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा जा सकता है। और यदि जब ये पुनर्विचार करने के लिए भेजा गया, लेकिन मंत्री परिषद अपने सलाह पर अटल है, जो नहीं हमारा सलाह सही है, अगर वो मंत्री परिषद अपनी सलाह पे अटल है, तब राष्ट्रपति को फिर से सलाह मानना ही पड़ेगा। तब ये सलाह मानने के लिए जब पुनर्विचार से वापस आ जाता है, तब जाकर के सलाह मानने के लिए ये बाध्य होंगे। ये था हमारा फर्स्ट, क्या था, प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के, इनके थ्रू हम पढ़ लिए। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। फर्स्ट जो शक्तियां थे हमने देख लिया, क्या था, प्रशासनिक शक्तियां। अब हमारे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां, ये दूसरा है हमारे शक्ति के, हम बताए थे 5 प्रकार में, 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की विधायी जो शक्तियां होती हैं उसके पढ़ रहे हैं, विधायी शक्ति क्या क्या है, नहीं है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, विधायी शक्तियां। तो इनके थ्रू जो है हम जानते हैं, जो राष्ट्रपति क्या है, संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो राष्ट्रपति संसद के अंग हैं या नहीं होते। इतना सरल तो भाषा में नहीं पूछता है, कुछ इसका भाषा अलग होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दे देगा इनमें से कौन संसद के अभिन्न अंग है, और ऑप्शन दे देगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी दे देते हैं, और एक एक्स्ट्रा कुछ और दे देता है। तो
राष्ट्रपति विधायी शक्तियां के बारे में हम जानते हैं राष्ट्रपति क्या है, संसद के एक अभिन्न अंग है। और यह किसमें कहा गया था, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति में कहा गया कि राष्ट्रपति संसद के क्या हैं, अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति जो है संसद के क्या है, अभिन्न अंग है। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 79 में। जब विधायी शक्तियां तो मतलब संसद के अभिन्न अंग है, तो इनको अधिकार है, तो ये संसद के सदनों को, इन्हें राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, राष्ट्रपति संसद के सदनों को आहूत कर सकते हैं, आहूत करने, 17 वसान करने, एवं इसके अलावा और लोकसभा को विघटन करने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा को विघटन करने। ये जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास ही है। क्या क्या है, तो संसद को, सदनों को आहूत करने, 17 वसन करने और लोकसभा को विघटन करने। तो लोकसभा ही विघटन होता है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता है। तो लोकसभा को विघटन करने का शक्ति किसे है, तो वो राष्ट्रपति को ही है। ये क्वेश्चन पूछा, लोकसभा को माने क्या लोकसभा विघटित होता है, यस होता है, और क्यों करने, इसका अधिकार किनके पास है, तो राष्ट्रपति के पास ही है। किसकी, तो लोकसभा विघटन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें आते हैं विधायी शक्तियां के थ्रू जो राष्ट्रपति जी को जो है वो ये अधिकार दिया गया है कि ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य, तो 2 सदस्य। ये याद रखिएगा दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय जो है इनके 2 सदस्य को लोकसभा में, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को कहां जगह मिलती है, तो लोकसभा में 2 सदस्य को, एंग्लो इंडियन जो है उनको लोकसभा में जगह दिया जाता है। तथा राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार मिला। मनोनीत करने का अधिकार है, देखिए अब एंग्लो इंडियन जो वर्ड है इसे थोड़ा समझ लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये एंग्लो इंडियन जो होते हैं, एंग्लो इंडियन, देखिए एंग्लो और इंडियन मतलब इंडियन भी है और एंग्लो से आप समझ सकते हैं अंग्रेज। सिंपल भाषा में एंग्लो इंडियन भी है और इंग्लिश भी है भाई, अंग्रेज भी है। तो ये आखिर ये कौन लोग होंगे, तो ये ऐसे लोग होते हैं, सिंपल में समझे तो जिनके पूर्वज यूरोपियन कंट्री के रहे हो, इनकी मम्मी इंडियन रही हो और इनके पिता क्या हो, यूरोप कंट्री के, यानी यूरोप कंट्री के क्या है, तो क्या ब्रिटेन के हो, लंदन के हो, यही होंगे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, जिनके पूर्वज क्या है, यूरोपीय हो यानी ब्रिटेन के हो। तो ये हो गया हमारे, और 12 गो सदस्य जो है उनको क्या करना है, मनोनीत करने का अधिकार है। किसमें, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है, वो भी किनको है, तो राष्ट्रपति को ही है। इसके बाद हम आते हैं
हम जानते हैं कोई भी विधेयक कानून तब बनती है जब राष्ट्रपति क्या करे, उस पर हस्ताक्षर करे। तो ये भी है राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या होते हैं। तो जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं तभी वो कानून के रूप में बनते हैं। तो जब किसी भी विधेयक को कानूनी रूप देना होता है, नहीं, कानूनी रूप देने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकती है। जब भी किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति जी साइन कर दिए तो वो विधेयक क्या हो जाएंगे, हमारे कानून के रूप में लागू हो जाते हैं। इसके अलावा जब विधेयक है तो मान लीजिए क्या वो हस्ताक्षर करेंगे ही या कुछ और उनके पास अधिकार है, तो राष्ट्रपति जी को एक अधिकार मिला है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकते हैं, किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रखने के ही ये आता है वीटो के अंदर। राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। एक होते हैं निरपेक्ष वीटो, जिसे हम क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट वीटो, और एक होता है निलंबन वीटो, जिसे हम कहते हैं क्या, सस्पेंशन वीटो, और एक होता है पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। तो ये आता है अब्सोल्यूट वीटो, सुरक्षित रख सकते हैं, या जो है निरपेक्ष ये तो बता दिया सुरक्षित रख सकते हैं, ये आते हैं निरपेक्ष वीटो के अंतर्गत। और दूसरा है निलंबन वीटो, निलंबनकारी वीटो, जिसे क्या कर सकते हैं, ये एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर जेबी वीटो जो है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, इसके थ्रू अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए क्या करते हैं, अपने पास रख सकते हैं। किसके थ्रू, यह है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है, इनके थ्रू इनको ये शक्ति दिया गया है। ये किसी भी विधेयक को या तो पास कर दे, या अपना मत सुरक्षित रख लें, या पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर दे, फिर अनिश्चित काल के लिए अपने पास ही रख ले। ये था हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। इसमें एक और है विधायी शक्तियां के अंतर्गत ही, जिसको पढ़ना है, अभी तुरंत हम उसको देख रहे हैं। चलिए, ये था हमारी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की। अब विधायी शक्तियां मान लेते हैं जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कोई ऐसा कानून बनाना पड़ गया, तो कानून बनाने के लिए तो भाई अधिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अब मान लिया अधिवेशन चल नहीं रहा है, तो हम तब पावर क्या दिया गया, यहाँ पे राष्ट्रपति को ही पावर मिला, जो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है, जारी करने की शक्ति किसे है, ये शक्ति है राष्ट्रपति को। कौन सी शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है, तो राष्ट्रपति को। लेकिन इसमें भी ऑप्शन लगा दिया जाता है, जो मंत्री परिषद की सलाह,
क्या है, इसमें भी मंत्री परिषद का सलाह होना जरूरी है अध्यादेश जारी करने के टाइम। और जैसे ही अध्यादेश जारी हुई तो ये कानून के रूप में ही होता है, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं अध्यादेश? तो ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। और जैसे ही अधिवेशन की शुरुआत हुई और अधिवेशन शुरुआत की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर, कितने सप्ताह? तो 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, यानी अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि इस विधेयक मतलब विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता है तो यह अपने आप क्या हो जाते हैं? मतलब अपने आप ये निष्प्रभावी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निष्प्रभावी हो जाएंगे। कब निष्प्रभावी होंगे ये? तो जैसे ही अधिवेशन शुरुआत हुआ और इसे पारित नहीं करवाया गया 6 सप्ताह के भीतर, जैसे ही 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं करवाया गया तो ये अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे। अगर मान लिए अब यहाँ तो मंत्रिपरिषद है, अधिवेशन चल नहीं रहा है, हो सकता है मतलब कोई उल्टा पलटी भी अध्यादेश जारी करवा दिया जाए, तो अब यहाँ का जनता क्या करेगा? तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन में ही एक राइट दिया गया विपक्ष को, कह लीजिए या किसी को भी, एक राइट दिया गया जो आपको यदि यह अध्यादेश संवैधानिक या संविधानिक पद कहिए या संविधान का उल्लंघन करता नजर आ रहा हो तो आप इसके लिए न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अर्जी डाल सकते हैं या न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। किसको? अध्यादेश को। कब? जब यह अध्यादेश संविधान के खिलाफ हो या संविधानिक जो भी है उन संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इस अध्यादेश को हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ये था हमारे क्या? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब आते हैं हमारे राष्ट्रपति के जो क्या है, एक है, ये तो 2 हो गया। अब तीसरा है पॉइंट हमारे राष्ट्रपति के न्यायालय से जुड़े जो न्यायिक शक्तियां होते हैं वो होते हैं। ये शॉर्ट है जो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां, नंबर 3 में जो था वो था राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं इनके थ्रू अनुच्छेद 143 में यह बताया गया न्यायिक शक्तियां क्या है। तो अनुच्छेद 143 ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 143, किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पर या किसी भी कानूनी विषय पर परामर्श ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। कानूनी विषय पर क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इसे मानने के लिए ये बाध्य नहीं है। परामर्श ले सकते हैं किस अनुच्छेद के थ्रू? 143 के थ्रू। परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को कब मिला? किस अनुच्छेद के थ्रू? तो 143 के थ्रू मिला परामर्श लेने का अधिकार। लेकिन
इसे मानने के लिए ये बाध्य नहीं है, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य नहीं होंगे। ये था हमारे राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियां। जी हाँ दोस्तों, तो इनके जो भाग 3 थे, आज हम इतना ही रखते हैं। आप जो 2 शक्तियां हैं वो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा देंगे, छोटा छोटा पार्ट में करके। और आप हमारे चैनल को जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देंगे और शेयर करना भी ना भूलेंगे। धन्यवाद साथियों।